Hello everyone. Hello everyone. This is Mohit here and welcome to the textbook. Guys, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनी का आप लोगों का एग्जाम हो गया है और आज 8 दिसंबर के दिन आपकी मॉर्निंग में रिस्पॉन्स शीट भी आ चुकी है और आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं और उनके मन में एक ही चीज है कि सर क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है किसी भी जोन का। ये सारी बातें आप लोगों के मन में है और गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि पीजीसीआईएल से कहां गलतियां हुई है और कौन कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है। पूरे टेक्निकल के 120 क्वेश्चंस को रिव्यू करने के बाद जिन क्वेश्चंस में मुझे ऑब्जेक्शन लगा है या जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है उन सारे के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आप लोगों को ऑब्जेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी टेक्स्ट बुक की टीम ने, हमारी टीम से हम लोगों ने ऑब्जेक्शन ऑलरेडी कर दिए हैं इन क्वेश्चंस पे एक स्टूडेंट की आईडी से, तो आप लोगों को इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है कि सारे बच्चों को ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। कोई एक भी कर देगा विथ प्रूफ के साथ तो भी वहां पे वो चीजें वैलिड हो जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनके पास ऑब्जेक्शन है। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्स शीट है। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से स्टार्ट हुआ है, किसी का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ और हो सकता है। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बढ़िया पूरी लिस्ट बना के रखी है कि कौन कौन से क्वेश्चन में आप लोगों के साथ ऑब्जेक्शन है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो मुझे लगा आप लोगों को दिक्कत है और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि भाई इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग द इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो आप में से काफी बच्चों को ये लग रहा है कि यार इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को अफेक्ट करने के लिए प्राइमरी सबसे जरूरी फैक्टर क्या है। तो बेटा सबसे जरूरी फैक्टर तो कंडक्टर का मटेरियल ही है। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी से रिएक्टेंस चेंज होता है, मतलब एक्सएल की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि हमारा चेंज होने वाला है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहां इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में नहीं पूछा, यहां पे सिर्फ एल इंडक्टेंस के बारे में पूछा है। और बेटा एल आपका जो है वो कंडक्टर के मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा, इसका और कोई औचित्य नहीं है। तो इसका आंसर इन लोगों ने बिल्कुल सही दिया है। दूसरा आपको डाउट आया क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, तो चलिए 7 को भी देख लेता हूं। हाँ, एक मैश एनालिसिस के दौरान कौन सी बात सही है। तो बेटा मैश एनालिसिस के दौरान अगर हम चारों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ओनली आउटर लूप कंसीडर, तो ये तो गलत बात है। हम आउटर लूप भी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई दो लूप बने हुए हैं बढ़िया बढ़िया, है ना, कोई दो लूप अगर मान लीजिए बढ़िया बने हुए इस तरीके से, आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो। तो आप ले तो तीनों को सकते हो, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं। तो पहला वाला तो गलत हो जाता है। तीसरा पढ़ते हैं, ऑल लूप आर कंसिडर साइमल्टेनियसली, एक साथ सारे लूप लें। ये भी बात गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सारे लूप एक साथ लो, आप अपनी जरूरत के हिसाब से लेते हो। अगर आपका काम केवल एक बाहर वाले लूप में ही हो जाता है तो आप बाहर वाला ले लेते हो। अगर आपका काम के लिए आपको दो लूप लेने पड़ रहे हैं तो आप दो लेते हो। अगर आपके काम के लिए आपको तीन लूप लेने पड़ रहे हैं तो आप तीनों लेते हो। तो कहने का मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने लूप ले रहे हो अपने करंट की सर्किट को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद लिखा है बोथ इनर एंड आउटर लूप कंसीडर किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है कि इस क्वेश्चन के दोनों ही आंसर सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। एक्चुअली लास्ट वाले ऑप्शन में ये लोग बोल रहे हैं इनर और आउटर लूप को कंसीडर किया जाता है, तो ये बात सही है। मैश एनालिसिस के दौरान हम इनर और आउटर लूप दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। अब लेकिन ये भी सही है, क्यों, एट अ टाइम पर हम केवल एक ही करते हैं। मतलब जब आप इक्वेशन बनाते हो तो आप एट अ टाइम पे एक ही लूप की इक्वेशन बनाते हो, मतलब इसकी बना रहे हो तो इससे ही मतलब रखते हो। तो ये स्टेटमेंट भी इनका सही है। तो ये क्वेश्चन एक लिख लीजिएगा गाइस आप लोग, क्वेश्चन नंबर ये जो भी है मैश एनालिसिस है, इसके दोनों आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन इनकी तरफ से रॉन्ग है, दोनों ही ऑप्शन इसके सही है, याद रखिएगा। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्शन कर दिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर जो मुझे लगता है आप लोगों को दिक्कत है वो है क्वेश्चन नंबर आपका 9। आपकी रिस्पॉन्स शीट में अलग भी हो सकता है। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में कूलेंट किसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे बता देता हूं, यहां पर अगेन आपके पास दो ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कूलेंट की, तो रिएक्टर की अब जब मैं बात करता हूं कूलेंट की, तो हम लिक्विड रिएक्टर्स भी यूज करते हैं। हम लोग अगर हम बात करें गैस रिएक्टर्स भी यूज करते हैं और सॉलिड में भी यूज करते हैं। गाइस अगर मैं बात करता हूं तो लिक्विड सोडियम को भी यूज किया जाता है मोल्टन फॉर्म में। किस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में यूज किया जाता है लिक्विड सोडियम को भी। नो डाउट कम यूज करते हैं लेकिन इसको भी करते हैं। इस क्वेश्चन के भी दो ऑप्शन सही है, लाइट वाटर एंड लिक्विड सोडियम एज अ मोल्टन। तो ये दोनों ऑप्शन इसके भी सही है। ठीक है, चलिए तो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैंने आपको अभी बता दिए हैं कि कौन कौन से, इनको मैंने कर दिया अपनी तरफ से। देन अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 की आपको दिक्कत है, तो 17 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, जिन क्वेश्चन को मैं नहीं बता रहा हूं समझ जाइए, उसमें किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अननेसेसरी आपको अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ भी बोले आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये क्वेश्चन पूरी पूरे आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन इसलिए गलत है,
यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, म्यूचुअल इंडक्टेंस की और नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू बताओ। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो एल होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के। तो भाई अगर आप बात कर रहे हो म्यूचुअल इंडक्टेंस की तो कम से कम पहले दो कॉइल तो बताओ, दोनों कॉइल का इंडक्टेंस तो दो हमको। आपने कुछ दिया ही नहीं है और आप अननेसेसरी फालतू काम से ये पूछ रहे हो। इस क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हो चुका है एक्चुअल में, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत एक्चुअल में फ्रेम हो चुका है, तो ये क्वेश्चन तो पूरा कैंसिल है। तो टोटल 3 क्वेश्चन के अभी तक मैंने आपको ऑब्जेक्शन बता दिए, पूरी तरीके से गलत है ये क्वेश्चन। देन आता है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं सीधे डायरेक्टली, है ना। इसके बाद मुझे यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, सारे सही है और क्वेश्चन में कहीं गलती भी नहीं है, कोई फ्रेमिंग में भी गलती नहीं है, सब कुछ सही है इनके अंदर। तो सीधे क्वेश्चन नंबर 38 पे मुझे जंप मारना पड़ेगा। माइक्रो कंट्रोलर का एक क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था वो भी, सर्वो मोटर से भी क्वेश्चन थे, कंट्रोल से भी क्वेश्चन थे। जब एनालिसिस करवा रहा था तो आप लोग बोलते हो कंट्रोल नहीं आया, बल्कि कंट्रोल के 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिफाइंस इट्स बिहेवियर ड्यूरिंग रैपिड चेंज। तो जब रैपिड चेंज लिख दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो डायनामिक ही होगा, है ना। तो इसमें अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही है ये। क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 की बात करता हूं तो यहां पर मुझे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जहां पे आप लोग कंफ्यूज हुए हो, ये वाला। भाई ये क्या फालतू का क्वेश्चन बनाया है यार, बिना मतलब का क्वेश्चन बनाया ये है। एक बात बताओ, कौन सा मॉसफेट जो है वो ऑन होता है गेट सोर्स वोल्टेज जब 0 होता है तो जो मॉसफेट गेट सोर्स वोल्टेज के दौरान ऑन होता है वो बेसिकली डिप्लीशन मॉसफेट होता है। लेकिन ये ऑप्शन में आपने मॉसफेट क्यों लिख दिया यार। भाई डी मॉस एक मॉस का टाइप है, डी मॉस एक मॉस का टाइप है। आपके जो मॉसफेट होते हैं वो डिप्लीशन मॉसफेट होता है, एनहांसमेंट मॉसफेट होता है, वर्टिकली ग्रूव्ड मॉसफेट होता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट होता है, सीमॉस बोलते हैं। तो भाई 4 ऐसे ऑप्शन देने थे ना, ये क्या लिख दिया आपने यहाँ पे मॉसफेट है यार। अब डिप्लीशन मॉसफेट भी मॉसफेट की कैटेगरी में ही आता है। तो ये क्वेश्चन आपका जो नजरिया है पूछने का वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपने ये ऑप्शन गलत बना दिए। आपके हिसाब से आंसर यही सही होना चाहिए, लेकिन आपको ये ऑप्शन यहां नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डी मॉस भी एक मॉस की ही कैटेगरी में आता है। बट जेफेट कभी मॉस की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन एक डी मॉस मॉस की कैटेगरी में आता है। तो अगेन मैं यही बोलूंगा ये क्वेश्चन का रॉन्ग फ्रेमिंग है, इसमें ऑप्शन ये वाला नहीं देना था, कुछ और लिख देते इसकी जगह, कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट या लिख देते, है ना, या लिख देते भाई वर्टिकली ग्रूव्ड मॉसफेट, कुछ भी लिख देते यार। जैसे आपने ये दो ऑप्शन दी वैसा ये बनाना था। तो यार ये क्वेश्चन पे मैंने ऑब्जेक्शन डाल दिया है। इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन मैंने ऐसे डाला है कि ये आंसर तो सही है लेकिन आपके ऑप्शन गलत फ्रेम हुए, यहाँ पे बच्चा हमारा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये ऑप्शन, ये अपना एक ऑब्जेक्शन ये हो गया। तो टोटल 4 तो मैंने आपको बता दिए अभी। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो क्वेश्चन नंबर 45वां, 45वां ही था ना, हाँ ये, विच ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। भैया आपके यहाँ पे सबसे पहली गलती बात, आप ये बताइए, आप यहाँ पे बोल रहे हो कौन सा ब्रिज इंडक्टेंस मेजर करने के काम आता है। भैया इंडक्टेंस मेजर करने के काम आता है तो इसमें आपने ये हमें कहां बताया। चलो केल्विन तो आंसर नहीं होगा, व्हीट स्टोन आंसर नहीं होगा, ये तो दो तो नहीं होंगे, लेकिन आप ये तो बताइए हमें कौन से इंडक्टेंस की बात कर रहे हो। आप सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हो तो मैक्सवेल भी सही है, एंडरसन भी सही है। आप म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हो तो भाड़ में जाने दो, ऑप्शन ही नहीं, तो म्यूचुअल के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा। लेकिन यार हमारा हेस ब्रिज भी सेल्फ इंडक्टेंस नापता है, मैक्सवेल भी नापता है, एंडरसन भी नापता है। नो डाउट अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छा बनाना चाहते थे, पीजीसीआईएल से मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छा बनाना चाहते थे तो आपको यहां पर यह लिखना था कि कौन सा ब्रिज जो है वो मीडियम क्यू कॉइल के लिए बनाया गया है, मीडियम क्यू कॉइल के इंडक्टेंस को मेजर करना था, तो हमारा आंसर एंडरसन नहीं होता, फिर हम मैक्सवेल ही लगाते। लेकिन आपने ना यहाँ पे मीडियम क्यू कॉइल बोला, ना आपने कुछ और बोला, बस आपने तो बोला कि कौन से ब्रिज को यूज करते। आपने ये भी नहीं बोला विच ब्रिज इज मोस्ट पॉपुलरली, कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला आपने, ये भी नहीं बोला हाई इंडक्टेंस, कुछ नहीं बोला आपने। तो भाई इसके दोनों ही आंसर सही है। अगेन इस क्वेश्चन के मैंने ये ऑब्जेक्शन डाल दिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगेन मैंने ये क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन डाल दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, तो क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो 49 का जो क्वेश्चन है ये रहा। ये सवाल में बच्चों को डाउट है लेकिन बेटा ये सही है। देखो क्या है ना, सिंक्रोनस मोटर है, मान लो मैं सिंक्रोनस मोटर हूं और मेरे ऊपर इज ऑन लोड। इसमें गलती क्या है ना, यहाँ पे लोड लगा हुआ है। अब इसने बोला एक्साइटेशन कांस्टेंट रखा है और इसने बढ़ा दी क्या और इसने लोड बढ़ा दिया, है ना। तो देखो क्या होगा, अगर मैं मोटर हूं और मेरा एक्साइटेशन कांस्टेंट है, ठीक, अब तुमने लोड बढ़ा दिया, तो लोड बढ़ा दिया, अगर मान लो मेरे पर मैकेनिकल लोड बढ़ गया तो मुझे एक्टिव पावर तो देनी पड़ेगी ना। अब एक्चुअल में जब हम एक्टिव पावर देते हैं
ठीक है। तो एक्टिव पावर होती है VTIA cos फाई, और जब VTIA cos फाई होती है उसका जो फ्लक्स का कंपोनेंट होता है वो होता है फाई cos फाई, और फाई cos फाई हमेशा सिंक्रोनस मशीन में डीमैग्नेटाइज करने का काम करता है, यानी कि फ्लक्स के अंदर कमी करने का काम करता है। और जब मोटर के अंदर फ्लक्स के अंदर कमी हो जाएगी तो मोटर बेटा क्या करेगी, रिएक्टिव पावर लेना चालू कर देगी, और इसी वजह से मोटर का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक तरीका समझने का ये है। दूसरा तरीका, जब लोड इंक्रीज करोगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा, है ना, सुनना मेरी बात को, पावर बढ़ रही है, आर्मेचर करंट बढ़ेगा, और आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो पावर फैक्टर आपका कम ही होगा, क्योंकि आर्मेचर करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पावर फैक्टर के। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी तरीके की कोई गलती नहीं है, एकदम परफेक्ट। 49 के बाद चलते हैं सीधे 55 नंबर पे। ये वाला, कौन सा टेस्ट सिग्नल को स्टडी स्टेट एरर डिटरमाइन करने के लिए लगाया जाता है? ये रॉन्ग क्वेश्चन है, बिकॉज स्टडी स्टेट एरर के लिए हम लोग यूनिट स्टेप भी लगाते हैं, जिसकी स्टडी स्टेट एरर होती है 1/1 प्लस केपी। हम स्टडी स्टेट एरर के लिए रैंप सिग्नल भी लगाते हैं, जिसकी स्टडी स्टेट एरर होती है 1/kV, और स्टडी स्टेट एरर के लिए हम लोग पैराबोलिक सिग्नल भी लगाते हैं, जिसकी स्टडी स्टेट एरर होती है 1/Ka। यहाँ पे केवी होता है पोजिशनल एरर कांस्टेंट, केवी होता है वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, और Ka होता है हमारा एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। बट यहाँ पर इन लोगों ने गलत लिखा है कि स्टडी स्टेट एरर को निकालने के लिए कौन सा सिग्नल लगाते हैं। भाई साहब, ऐसा सिग्नल पिग्नल नहीं लगाते हैं, रैंप भी लगाया जाता है और स्टेप भी लगाया जाता है, बट हाँ इंपल्स और ये दोनों नहीं लगाते। तो इस क्वेश्चन के दोनों आंसर सही है ना। इस क्वेश्चन को भी मैं बोलूंगा या तो कैंसिल करो, या तो दोनों दोनों आंसर्स को आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर है ना 56, ये वाला। अब ये इन लोगों ने यहाँ पे बकवास क्वेश्चन दिया है, कौन सी ऐसी चीज है जो जेफेट को मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से अलग बनाती है ना। देखो भैया, दोनों ही फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब एक में लिखा है इन लोगों ने मॉसफेट यूनिपोलर होता है, जेफेट बाइपोलर है, तो गलत बात है। गेट वोल्टेज, गेट जो है वोल्टेज कंट्रोल्ड है, हाँ होता है, लेकिन करंट फ्लो थ्रू इन मॉसफेट नहीं। गेट वोल्टेज कंट्रोल है और नो करंट फ्लोइंग थ्रू मॉसफेट, ये आंसर सही दिखा है, लेकिन ये वाले को भी तो सही मानना था ना। आप मुझे बताइए, जेफेट के अंदर जो पीएन जंक्शन होता है गेटिंग के लिए, आप जब गेटिंग करते हो ना, तो आप कहां लगाते हो पता है? जब आप गेटिंग करते हो तो आप हमेशा क्या करते हो, जैसे मान लीजिए जेफेट है, तो जेफेट में जब आप गेटिंग करते हो, सुनते हो ना मेरी बात को, जेफेट की बेटा बात करूंगा, जब आप गेटिंग करते हो ना, तो ये आपका एन चैनल होता है, लेकिन ये पी डोप्ड लेयर होती है। और जब आप यहाँ पे सप्लाई लगाते हो काय के लिए, है ना, यहाँ पर जब आप वीजीएस नाम की सप्लाई लगाते हो, ये आपका गेट टर्मिनल होता है, तो आप वीजीएस नाम की सप्लाई लगाते हो तो ये पीएन जंक्शन यहाँ पर क्रिएट होता है। तो जब गेटिंग करते हैं जेफेट में तो पीएन जंक्शन होता है, लेकिन मॉसफेट में मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है, इसलिए तो उसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी भाई आपका ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, ठीक है। चलिए, तो ये भी हमने बता दिया। तो काफी ज्यादा क्वेश्चन के आंसर इन्होंने डबल डबल दिए हैं, पता नहीं कहां से क्वेश्चन छाप लिया ये। चलो, हाँ, लेकिन हमारा बच्चा करके आ जाएगा भाई, चिंता मत करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, ये वाला। ये क्वेश्चन आप लोगों को डाउट लगा होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन सही है, इसका आंसर सही दिया है। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन जो है तीन रजिस्टर नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने के काम आता है? तो अब तीन रजिस्टर नेटवर्क को सिंप्लीफाई करना है, तो तीन नेटवर्क रजिस्टर को बेटा सिंप्लीफाई करना है, तो उनको अलग अलग करना है, और अलग अलग के लिए आपको डेल्टा टू स्टार जाना पड़ेगा। स्टार टू डेल्टा नहीं, देखो ट्रांसफॉर्मेशन बोला है ना, तो तीनों को अलग अलग करना है ना आपको, समझना। डेल्टा में है तो तीनों कंबाइंड है, आपको तीनों को अलग अलग करना है, तो आपको स्टार की तरफ जाना पड़ेगा, तो इसका आंसर डेल्टा टू स्टार सही है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत हुई होगी, आपको लग रहा है दोनों, लेकिन दोनों नहीं हो। नाउ आता है 67। अगर मैं 67 की बात करने लग जाऊं, 67 की अगर मैं बात करने लग जाऊंगा यहाँ पे, तो 67 के बारे में आप देखोगे गलत आंसर दिया है। इल्यूमिनेशन लेवल एक रूम का कैसे डिटरमाइन करते हैं? इल्यूमिनेशन लेवल होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एरिया। इल्यूमिनेशन लेवल क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एरिया। ये गलत आंसर दे दिया है इन लोगों ने। इल्यूमिनेशन लेवल अगर आपको दिखाना है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। चलिए, नाउ आता है 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 की अगर मैं बात करने जाऊंगा तो 71 हो गया, 72 हो गया, ये तो बेसिक डेफिनेशन ही पूछी थी यार, ये वाली। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन? तो आपको इसमें डाउट है, लेकिन बेटा हम लोग फ्रीक्वेंसी, है ना, इसमें लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करोगे? एक बार बताओ भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? तो बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, बट वास्तविकता में फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग नहीं होगा बेटा, इसका आंसर लीनियरिटी होगा। एक्चुअली में हम करते क्या है, जैसे कि इक्वेशन क्या होती है पता है आपको? ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? ये लोग बात कर रहे हैं लाइक दिस,
डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, इक्वल टू वाई। ये इस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर एक्स ऑफ एस कर देते हो, ठीक है, प्लस आप क्या कर देते हो, एक्स ऑफ एस कर देते हो, और इक्वल टू में आप क्या कर देते हो, वाई ऑफ एस कर देते हो। तो यहां से हम इसको सॉल्व करने के लिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, तो बिल्कुल यहाँ पे पीजीसीएल ने इसका आंसर सही दिया हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं, ठीक है, और ये वाला तो गलत दिया है भाई। विच लॉजिक गेट गिव अ हाई आउटपुट, कौन सा लॉजिक गेट हाई आउटपुट देता है, ओनली व्हेन बोथ इट्स इनपुट आर लो, तभी जब दोनों इसके इनपुट लो हो। तो सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं बेटा, देखो और तो देगा नहीं, और क्या होता है, जीरो प्लस जीरो जो है हमारा वो बेसिकली जीरो ही होता है। एंड क्या होता है, दोनों इनपुट को लो करो मल्टीप्लाई करो तो ये हमको क्या प्रोवाइड करेगा, तो भैया तो जीरो इंटू जीरो करोगे तो जीरो मिलेगा। लेकिन एक नॉर गेट की जब मैं बात करता हूं तो बेटा एक नॉर गेट के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। नॉर गेट में क्या है, जब दोनों जीरो दोगे तो आउटपुट में मिलता है जीरो प्लस जीरो और पूरे का बार जो कि हमको आउटपुट में क्या मिला, वन। नॉर गेट की जो ट्रुथ टेबल होती है वो क्या होती है वो भी बता देता हूं आपको, है ना। नॉर गेट की जो ट्रुथ टेबल होती है ए बी, और यहाँ फंक्शन एफ है, जब आप जीरो जीरो दोगे तो आपको आउटपुट वन मिलेगा, लेकिन जीरो प्लस वन करोगे तो जीरो मिलेगा, वन प्लस जीरो करोगे तो भी जीरो मिलेगा, और वन प्लस वन करोगे तो भी जीरो। तो अगर इसके दोनों इनपुट जीरो जीरो हैं तभी इसका आउटपुट हमको क्या मिलता है, हाई मिलता है। तो नॉर तो इन्होंने सही दिया है। एक बार जरा नेंड के बारे में भी समझ लेते हैं कि नेंड क्या है। तो नेंड के बारे में जरा समझोगे तो नेंड होता है ये ए और बी। तो बेटा अगर नेंड में भी जीरो जीरो दोगे ना तो जीरो इंटू जीरो मल्टीप्लाई होकर बाहर मिलेगा तो वन ही मिलेगा, तो आंसर तो नेंड भी सही होना चाहिए। लेकिन जब नेंड की ट्रुथ टेबल में बनाऊंगा तो कुछ अलग बनती है। कैसी, जब आप जीरो जीरो देते हो ना तो वन मिलता है, जीरो वन दे दो आप, जीरो इंटू वन क्या होता है, जीरो जीरो का बार तो भी वन ही मिलेगा, वन जीरो पे भी वन ही मिलेगा, लेकिन वन वन पे क्या मिलता है, जीरो। अब क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये नहीं था कि दोनों इनपुट जीरो जीरो दे दूंगा तो वन मिलेगा, नहीं, उन्होंने बोला ओनली तभी वन मिलेगा, तो ओनली तभी वन तो इसी में मिलता है, इसीलिए इसका नॉर आंसर सही है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर इन लोगों ने नॉर बिल्कुल सही दिया, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ में चलना चाहूंगा। ये ये क्या फालतू का सवाल पूछा हुआ है, बोल रहे हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है। अरे भैया स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का एक ही पर्पस है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा कोई सी डिस्क जो है उस पर नॉन यूनिफॉर्मिटी तो नहीं आ रही है वोल्टेज की, कोई डिस्क फट तो नहीं जाएगी। ये पर्पस है एक स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का। हमें कोई मतलब नहीं उसके कैपेसिटेंस से, हमें कोई मतलब नहीं उसके इंडक्टेंस से, हमें कोई मतलब नहीं लॉसेस से। क्वेश्चन वाज कंप्लीटली रॉन्ग। ये कुछ और बनाना चाह रहे थे, बन कुछ और गया क्वेश्चन, है ना। ये कुछ और बनाना चाह रहे थे, बन कुछ और गया, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही गलत है, इसका कोई मतलब नहीं कैपेसिटेंस। आपको बताओ ना काय का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, आपको कुछ नहीं करना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 82 भी है ना। ट्रांसपोजिशन इसलिए करते हैं इंडक्टेंस को रिड्यूस करने के लिए, तो ये सही बात है, इसमें सच कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसमें सच कोई दिक्कत नहीं, बताता हूं मैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 107, सीधे डायरेक्ट, और 107 है ना। अच्छा ये आपकी रिस्पॉन्स शीट में अलग अलग हो सकते हैं बेटा, ये ध्यान रखिएगा। एक ओवर करंट रिले में जो टाइम ऑफ ऑपरेशन होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो भैया आप इनसे यहां पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप बोलोगे गलती क्या हो गई, बता देता हूं। एक्चुअली जो कर्व बनता है हमारा टाइम ऑफ ऑपरेशन का ओवर करंट रिले के साथ, वो कैसा बनता है बताता हूं। एक रिले होती है जिसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रिले, ये एक ओवर करंट रिले का टाइप है, जहां पर टाइम ऑफ ऑपरेशन हमारा करंट के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन बेटा अगर मान लो ये ओवर करंट रिले वेरी इनवर्स स्क्वायर टाइप की होती, तो हमारा करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, किसके, क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। ये वेरी वेरी इनवर्स होती तो इसकी पावर के 4 होता। बट इन लोगों ने यहां पर ये मेंशन ही नहीं किया कि ये कौन सी ओवर करंट रिले के बारे में बात कर रहे हैं, एक इनवर्स स्क्वायर रिले के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर ये वेरी इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये भी सही है, और इस क्वेश्चन का आंसर ये भी सही है। अगर वेरी इनवर्स की बात करोगे तो वो भी ओवर करंट रिले में आता है, उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन ये होता है। लेकिन अगर आप इनवर्स स्क्वायर रिले की बात करोगे तो उसका ये, तो दोनों ही आंसर सही है भाई, इसके भी ऑब्जेक्शन कर दिया गया। माफी चाहूंगा अगर किसी बच्चे का गलत हो गया हो तो, लेकिन उसको ध्यान रखना था कि ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। और अब आते हैं 115 पे। ये
एक पावर सिस्टम में रिएक्टिव पावर प्राइमरीली किसकी वजह से आती है? तो रिएक्टिव पावर प्राइमरीली बेटा इंडक्टिव लोड की वजह से आती है, तो ये तो सही है, इसमें सच कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये भाई मेरी तरफ से बेटा पूरे ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने पूरे 120 क्वेश्चंस की स्टडी करी है, इसके बाद मुझे और कोई क्वेश्चन नहीं मिला, बाकी सारे सही है। पूरे 120 क्वेश्चन की स्टडी करने के बाद ये सारे मुझे ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन मिले हैं और हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन कर दिए गए हैं, ठीक है। आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप में से किसी बच्चे को लगता है कि उसको खुद को भी करना चाहिए, बहुत बेसिक सवाल है, आप आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हमारी तरफ से एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ पूरे ऑब्जेक्शन कर दिए। जिन क्वेश्चन के आंसर दो दो होने चाहिए उन दोनों के द्वारा दो दो कर दिए हैं, और जिनको कैंसिल हो जाना चाहिए उनको कैंसिल का ऑप्शन डाल दिया है कि भाई ये क्वेश्चन ही गलत है, फ्रेमिंग ही गलत है, ठीक है। तो हमारे एंड से एकदम परफेक्ट प्रॉपर तरीके से हो गया है। इसके अलावा गाइस पीजीसीएल का आपका एग्जाम हो गया, कट ऑफ की वीडियो भी मेरी एक दिन में आपको जल्दी ही मिल जाएगी कि एक्सपेक्टेड कितना जाएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चों के मार्क्स मुझे पता चल चुके हैं। बट ये कुछ 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके नंबर अभी बच्चों के बढ़ भी जाएंगे, और अगर पीजीसीएल मानता है तो, है ना, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते जानबूझ के, लेकिन अगर मानता है तो कुछ क्वेश्चन के आंसर चेंज भी हैं और कुछ क्वेश्चन के आंसर बढ़ेंगे भी। तो ये जो मैंने करीब करीब 7-8 ऑब्जेक्शन क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो मुझे लगे हैं डेडिकेटेड कि हाँ ये हैं, एग्जैक्टली मैंने गिने नहीं कितने हैं, आप लोग गिन लीजिएगा, वीडियो आप लोगों ने देखी है तो। और दूसरी बात गाइस, आप सभी को पता है कि आपका एसएससी जेई का एग्जाम मई और जून में है, और उसके लिए डेडिकेटेड अपनी तैयारी करिए। पीजीसीएल तो आपने दे दिया, रिजल्ट का वेट करिए, जिनका अच्छा नहीं गया कोई दिक्कत नहीं है, आप एसएससी के लिए एग्जाम के लिए तैयारी करो। 2024 आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। मोहित सर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जैसे जिस तरीके से आज तक हमेशा अवेलेबल रहा हूं, वैसे मैं आपके हर कदम तक अवेलेबल रहूंगा, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। रोज शाम को 4 बजे यूट्यूब पर एसएससी जेई की मैं क्लास स्टार्ट कर चुका हूं, आगाज कर चुका हूं, तो क्लास के अंदर ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।